हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सीरीज जिसमें कि आज हम अमाइंस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम कंटेंट्स पे आए तो कंटेंट्स में हमें नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, अमाइंस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या नाम लिखते हैं, किस तरह से उनकी नेमिंग करते हैं, कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम्स कैसे लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन से। तो जब हम अमाइंस की बात करते हैं तो अमाइंस को फर्दर, मतलब अमाइंस वैसे नॉर्मली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है और सारे हाइड्रोजन कार्बन कनेक्टेड है वहाँ पे, तो हम ऐसे ग्रुप्स को अमाइंस कहते हैं। अमाइंस वही कार्बन नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसे इमीन्स कहते हैं, और जब कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसे हम नाइट्राइल्स कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले की बात कर रहे हैं। और अमाइंस को हम ऐसे सब्सटीट्यूटेड अमोनिया के जैसा भी देख सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि आप जैसे जैसे अमोनिया पे डिफरेंट हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल ग्रुप्स को लगाते जाते हो, ये जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में NH3 है, हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम एल्काइल ग्रुप लगा दें, है ना, इस हाइड्रोजन की जगह पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, RNH2 हो गया, तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ अमाइन। और ये जो अमाइन है इसे हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं या फिर 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। अब प्राइमरी कैसे कह रहे हैं? अल्कोहल्स और हैलाइड से यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट है। नाइट्रोजन को देखते हैं हम कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच्ड है, और जब एक कार्बन अटैच्ड है तो इसे हम प्राइमरी अमाइन कहेंगे। वही जब दूसरा एल्काइल ग्रुप और लगा दिया हमने, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच कर दिए तो फिर ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच कर दिए तो फिर ये टर्शरी अमाइन हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजन के साथ चारों कार्बन अटैच कर दें, 4 एल्काइल ग्रुप अटैच कर दे अगर हम यहाँ पे, तो फिर ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसके साथ X माइनस है लेट से, या कुछ भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो नॉर्मली हम अमाइंस को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में ही देखते हैं। सॉल्ट वगैरह हम ज़्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर पे आते हैं। तो नोमेनक्लेचर में जब हम नाम लिख रहे हैं अमाइंस का, तो एक तो कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम वैसे ही लिखना है जैसे कि अल्कोहल्स में बताया था या हेलाइड में बताया था। अल्कोहल में कैसे लिख रहे थे? अल्काइल अल्कोहल्स। ईथर्स में कैसे लिख रहे थे? अल्काइल ईथर्स। सिमिलरली कॉमन नेम यहाँ पे भी हम लिखेंगे अल्काइल अमाइंस। एंड आईयूपीएसी नेम्स में एल्केनामाइन लिखते हैं, जैसे मिथेनामाइन, इथेनामाइन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH3NH2 है, तो कॉमन नेम है अल्काइल अमाइन, तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन। CH3 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल अमाइन। एंड आईयूपीएसी नेम में मिथेनामाइन, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मिथेनामाइन। वही सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को देखें तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर ये आइसोप्रोपाइल अमाइन हो गया। और जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो फिर एक एंड से दूसरे एंड पे नंबरिंग करते हैं, तो सेकेंड पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। वैसे ही इसमें देखो, ये आइसोब्यूटाइल अमाइन है कॉमन नेम में, और अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे, और उस एंड से जा रहे हैं जिधर से NH2 ग्रुप पास आ रहा है, क्योंकि NH2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। टू मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन इसका नाम हो गया। फिर ई पार्ट में अगर हम देखें तो ये 4 कार्बन है विच इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। नंबरिंग थोड़ी ऑल्टर्ड है यहाँ पे, आप नंबरिंग के लिए टेंशन मत करना। ये B है और ये C है और ये D है, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस पार्ट में देखें तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन है, और नंबरिंग करेंगे तो फिर ये इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट है पोजीशन, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो साइक्लोपेंटाइल अमाइन हो जाएगा ये फर्स्ट वाला जो है ना, कॉमन नेम में अल्काइल अमाइन, साइक्लोपेंटाइल अमाइन। और जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनामाइन। जैसे अल्केनामाइन लिख रहे थे तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनामाइन।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखो, अब ये कौन सा ग्रुप है, अगर कॉमन नेम के हिसाब से सोचो तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये है अलाइल ग्रुप एंड देयरफॉर इसका नाम हो जाएगा अलाइल अमाइन। और वैसे अमाइंस की प्रायोरिटी ज़्यादा है एल्कीन से, तो अमाइंस की तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन पे एल्कीन आ रहा है, तो prop 2 इन 1 अमाइन हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाले को देखो, तो नेक्स्ट वाले में बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है अमाइन, तो बेंजाइल अमाइन है। और वैसे चेन में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो चेन में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो पेरेंट हो गया, मिथेनामाइन इज पेरेंट, और ब्रांच यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है ये ब्रांच है, तो फिनाइल मिथेनामाइन इसका नाम हो जाएगा। ये जो एग्जांपल्स है, जैसे जी पार्ट को देखो, तो जी पार्ट को हम किस तरह का अमाइन कहेंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन को देखना है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, और ये भी 1 डिग्री अमाइन है। लेकिन अगर हम जे पार्ट में देखें, तो जे पार्ट में CH3 होल ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन के साथ NH है और 2 CH3 ग्रुप्स हैं, एंड देयरफॉर ये कैसा अमाइन हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच कर दिया हमने, तो फिर ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अब कॉमन नेम में तो सिंपली हमने 2 मिथाइल ग्रुप्स थे तो डाइमिथाइल अमाइन लिख दिया, देख सकते हो कि 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल अमाइन। और जब IUPAC नेम लिखेंगे तो फिर आपको लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो अभी तो लॉन्गेस्ट चेन की कोई बहस यहाँ पे नहीं है, एक एक कार्बन ही है दोनों तरफ, किसी को भी पेरेंट मान सकते हो और किसी को भी ब्रांच मान सकते हो। लेट्स से हमने इसको ब्रांच मान लिया है ना, तो ये जो ब्रांच है ये ब्रांच नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एंड देयरफॉर ये हो गया N मिथाइल। तो इस ब्रांच के बारे में लिख दिया, बाकी बचा CH3NH जिसे हम अमाइंस के जैसे नाम लिखेंगे, तो CH3 का मिथेनामाइन हो जाएगा, तो ये हो गया N मिथाइल मिथेनामाइन। वैसे ही नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो, ये भी कैसा अमाइन है, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं एंड देयरफॉर ये भी सेकेंडरी अमाइन है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन थी, तो 2 कार्बन वाले को पेरेंट लिया एंड पेरेंट लिया तो फिर इसका नाम हमने लिख दिया इथेनामाइन, और नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है तो N मिथाइल इथेनामाइन। बाकी अगर हम कॉमन नेम लिखें तो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली लिख देंगे इथाइल मिथाइल अमाइन विदाउट एनी गैप, दिस इज इथाइल मिथाइल अमाइन विदाउट एनी गैप। नेक्स्ट पार्ट में देखो, CH3 होल थ्राइस है, इस बार नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं एंड देयरफॉर ये टर्शरी अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन है, ट्राइमिथाइल अमाइन हो जाएगा। और नहीं तो फिर नाइट्रोजन से जैसे कि ये CH3N और 2 CH3 है, तो हम इसे मान रहे हैं पेरेंट और बाकी दोनों को मान रहे हैं ब्रांच। तो ब्रांच में 2 मिथाइल है और दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, देयरफॉर N, N डाइमिथाइल मिथेनामाइन इसका नाम हो जाएगा। N पार्ट में देखो, N पार्ट में अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहें तो प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल है, इथाइल है, मिथाइल है, तो अगर कॉमन नेम लिखना चाहो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली इथाइल, फिर मिथाइल, फिर प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन, तो ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर IUPAC नेम लिखना चाहो तो फिर आपको देखना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन जिससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन की चेन, तो ये कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट है, तो ये दोनों ब्रांचेस हो गए जो कि है N इथाइल, इथाइल भी है और मिथाइल भी है, अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन। तो ये इसका IUPAC नेम इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिंपल काम है। अगर NH2 डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर वो एनिलीन हो गया, या फिर इसका कॉमन नेम भी एनिलीन है और एनिलीन एक्सेप्टेड IUPAC नेम भी है, तो एनिलीन ही मोस्टली यूज़ करते हैं। NCERT में एक और नाम गिवन है, इसको बेंजीनामाइन भी लिखा हुआ है, लेकिन बेंजीनामाइन ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करते हैं हम, हमारे लिए तो कॉमन और IUPAC दोनों ही, और ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड जो है वो भी क्या रहेगा, एनिलीन, मतलब बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ है तो आप उसे एनिलीन कहोगे। इसके बाद देखो अगेन ये 3 डिग्री हो गया, और एरोमेटिक अमाइन कह सकते हैं इसको,
ओ पार्ट में एनिलीन जो है, एनिलीन कैसा अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है, तो इसका नाम अगर लिखे तो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन हो गया, या फिर एन एन डाइमिथाइल बेंजीनामाइन। IUPAC नेम भी सेम ही है इसका, या फिर बेंजीनामाइन इसकी जगह पे लिख सकते हो। NH2 के साथ जब CH3 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे तो इसे टोल्विडीन कहते हैं कॉमन नेम में। और वैसे IUPAC नेम लिखेंगे तो NH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो ये 2 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है ये बात। तो ये तो नोमेनक्लेचर की बात हो गई। इसके बाद हम प्रिपरेशंस पे आते हैं। अमाइंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो अमाइंस में सबसे पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है, दिस इज बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। फर्स्ट रिएक्शन देख सकते हो, नाइट्रो बेंजीन है, इस नाइट्रो बेंजीन को H2PD के साथ रिड्यूस कर सकते हैं इथेनॉल सॉल्वेंट में, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रो को रिड्यूस करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी मेथड्स हैं, SnHCl यूज़ कर सकते हो या फिर Fe+HCl यूज़ कर सकते हो, तो भी वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड। ये ध्यान रखना है कि FeHCl को प्रेफर करते हैं रिएक्शन में, है ना, रिएक्शन में FeHCl को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो FeCl2 बनता है उसकी हाइड्रोलाइसिस जब हम कर देते हैं तो वो वापस से HCl प्रोड्यूस कर देता है, एंड फिर हमें HCl की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि SnHCl और FeHCl में बेस्ट कौन सा होगा, तो हम FeHCl को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे HCl वापस से प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं, H2PD यूज़ कर सकते हैं, या फिर SnHCl के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर FeHCl के साथ रिडक्शन कर सकते हैं। ZnHCl के साथ भी रिडक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, दिस इज अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड लिया, आप रिएक्शन में देख सकते हो कि एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस कर रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसे हम अमोनोलाइसिस कह रहे हैं। तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर अमाइंस बन जाएगा। अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। अब इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, जैसे NH3 ने अटैक किया सबसे पहले, तो ये RNH3 + X- बन गया, फिर हम इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाते हैं, तो उस बेस से ये H+ यहाँ से हट जाता है, H+ हट जाएगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में। ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। अब वो NH3 भी हो सकता है इटसेल्फ। अब ये RNH2 बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। होता क्या है, देखो हमने RX लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था, और ये RNH2 बन गया, लेकिन रिएक्शन में एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये जो RNH2 है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, तो नाइट्रोजन को और ज़्यादा रिएक्टिव बना देगा। इस वाले नाइट्रोजन से NH3 के रेस्पेक्ट में अब जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, मतलब रिएक्टेंट से ज़्यादा रिएक्टिव प्रोडक्ट हो चुका है। तो जैसे ही थोड़ा RNH2 बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है, ये वैसे ही टेंडेंसी रखता है दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने की, मतलब ये वापस से RX के साथ रिएक्शन कर सकता है, एंड सिमिलरली फिर बेस के साथ रिएक्शन होने पे ये नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा R पे, तो ये RNHR में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 डिग्री अमाइन बन गया यहाँ से। अब ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये फर्दर रिएक्शन करके एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और ये 3 डिग्री अमाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है, एंड वैसे ही रिएक्शन करके फिर ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से यील्ड जो है वो काफ़ी पुअर हो जाती है। वही लिखा हुआ है, अमोनोलाइसिस हैज़ द डिसएडवांटेज। इस रिएक्शन का ये एक डिसएडवांटेज है, yielding mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. इसको अवॉइड कर सकते हो। अभी हमने क्या बताया कि RNH2 जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है NH3 से, लेकिन क्या हो अगर हम NH3 बहुत ही ज़्यादा ले लें, जैसे अगर इसी रिएक्शन में हम ऐसा लिख दें कुछ, NH3 एक्सेस में ले लेते हैं विथ RX, तो ये हमें पता है कि ये RNH2 बना लेगा रिएक्शन करके, लेकिन अभी हमने देखा कि RNH2 इस पे अटैक कर सकता है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है। बट अब क्या है,
अब NH3 का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा ले लिया हमने, और जब बहुत ज़्यादा ले लेंगे, लार्ज एक्सेस में ले लेंगे, जैसे मानो कि इसका 1 मोल लिया है, इसके 100 मोल ले लिया हमने या 10 मोल ले लिया, तो अगर ये थोड़ा बनता भी है, जैसे 50% रिएक्शन हुई तो ये 0.5 मोल बना, लेकिन ये अभी भी 9 मोल बना हुआ है। तो भले ही ये ज़्यादा रिएक्टिव हो, लेकिन ये इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर उसके रिएक्शन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ से फिर हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, या 1 डिग्री से 2 डिग्री अमाइन सेलेक्टिवली, एक एक को अगर आप एक्सेस में लेते हो तो फिर एक रिएक्शन कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको 1 डिग्री अमाइन बनाना है यहाँ पे, तो आपको NH3 को एक्सेस में लेना पड़ेगा। उल्टा नहीं कर देना, अगर RX को एक्सेस में ले लोगे तो फिर ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होते होते किस पे आके रुक जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे फाइनली रुक जाएगा। तो आपको याद रखना है कि NH3 को एक्सेस लेकर 1 डिग्री अमाइन पे रिएक्शन को रोक सकते हो। बाकी रिएक्शन तो सिंपल SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, और SN2 रिएक्शंस में हमने पढ़ा है कि जो हेलाइड्स होते हैं R आयोडाइड, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन RBr देन RCl। तो वो सेम SN2 का जो ट्रिक है, जो थ्योरी है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स पे। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स में, सॉरी एक रिएक्शन स्किप हो गया लगता है, थर्ड रिएक्शन था एक्चुअली, वो स्किप हो गया है यहाँ पे, विच इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। हम थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से RCN को अगर हम रिड्यूस करते हैं, अगेन RCN को हम रिड्यूस कर सकते हैं नाइट्राइल्स को विद द हेल्प ऑफ H2PD, H2PD के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। NCERT में सोडियम इथेनॉल भी लिखा हुआ है साथ में, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं एक्चुअली। सोडियम इथेनॉल से मोस्टली H2 जनरेट होगा और फिर इसके साथ रिएक्शन होती है, बट ठीक है, वो ऐसे लिख देते हैं। एंड या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी ये रिडक्शन हो जाएगी। तो RCN को रिड्यूस करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं RCH2NH2 में, अमाइन इससे भी हम 1 डिग्री बना सकते हैं। तो नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके हम 1 डिग्री अमाइन ऑब्टेन कर सकते हैं। इस रिएक्शन को स्पेशली अगर आपको अमाइन एल्काइल अमाइड से, मतलब एल्काइल हेलाइड से अगर सीरीज एक्सटेंड करनी है, मतलब जैसे मानो कि CH3Br है और आपको चाहिए 2 कार्बन का अमाइन, CH3CH2NH2 चाहिए, 2 कार्बन का अमाइन चाहिए, तो ऐसे केस में ये रिएक्शन हेल्पफुल है। अब क्या होगा कि डायरेक्टली आप अगर NH3 एक्सेस में रिएक्शन करवा दोगे तो फिर CH3NH2 बन जाएगा। असेंड करना है, अगर आपको कार्बन के नंबर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसे केस में इस रिएक्शन को आप यूज़ में ले सकते हो। सबसे पहले इसको नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दो NaCN के साथ, तो ये CH3CN में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसकी रिडक्शन करवा दो H2PD से, तो फिर इस रास्ते से हम जा सकते हैं और कार्बन के नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये रिएक्शन हो गया अमाइन को प्रिपेयर करने का। और फोर्थ रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स को अगर हम रिड्यूस करें तो भी हम अमाइंस बना सकते हैं। यहाँ पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा अमाइड लोगे वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री अमाइड लिया हुआ है, जब 1 डिग्री अमाइड लेंगे तो ये 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। अगर 2 डिग्री अमाइड लेते तो फिर 2 डिग्री अमाइन मिल जाता। LiLH4 के साथ हम अमाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो वो जो कार्बोनिल ग्रुप है ऑक्सीजन, वहाँ से वो हट जाएगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाता है और ये RCH2NH2 में कन्वर्ट हो गया। सीधे सीधे रिएक्शन हमको याद रखना पड़ेगा कि अमाइड्स को रिड्यूस करके हम क्या बना सकते हैं, अमाइंस बना सकते हैं। जैसा अमाइड लोगे, अगर 2 डिग्री अमाइड लोगे तो फिर 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन, दिस इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थैलिमाइड कंपाउंड कौन सा है। थैलिमाइड की प्रिपरेशन अभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में बताई थी कि कैसे प्रिपेयर होता है। दिस इज थैलिमाइड, जहाँ पे CONH CO ग्रुप होता है ना, इमाइड कहते हैं। तो इस थैलिमाइड के साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्राइमरी अमाइंस को। इस रिएक्शन से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इस रिएक्शन से हम प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले रिएक्शन में थैलिमाइड के साथ, थैलिमाइड को लेकर हमने
एसिड बेस रिएक्शन करवा दिया, क्योंकि थैलिमाइड का जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है एसिडिक। क्यों एसिडिक है? क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करवाते हैं या NaOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और N- बन गया। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करवा दी, फिर इस N- के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं RX की, हैलाइड की। जो भी आपको अमाइन चाहिए, आपको जो भी अमाइन चाहिए, जैसे CH3NH2 चाहिए आपको, तो आपको CH3Br लेना पड़ेगा या हैलाइड CH3I लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो भी अमाइन चाहिए वो R ग्रुप, वो एल्काइल ग्रुप वाला अमाइन आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ये होती है SN2 रिएक्शन। जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे, सेकंड स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन होती है। N- R पे अटैक करता है, X यहाँ से डिपार्ट कर जाता है, NR ग्रुप बन गया, N एल्काइल थैलिमाइड बन गए, और इसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। फिर फाइनली हमने NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी, और जब हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी तो फिर ये कार्बोनिल ग्रुप के इधर से ब्रेक हो जाता है और ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये सोडियम थैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। हमने जो भी बताया कि RX जो भी लोगे वो RNH2 यहाँ पे बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में लिमिटेशन एक है, और वो लिमिटेशन है यहाँ पे SN2 रिएक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बस आप वही हैलाइड्स ले सकते हो जो हैलाइड SN2 रिएक्शन कर सकता है। मतलब SN2 की कंडीशंस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हमने 3 डिग्री हैलाइड्स के साथ SN2 रिएक्शन नहीं होती है, तो आप यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड यूज़ नहीं कर सकते। अराइल हैलाइड्स के साथ SN2 रिएक्शन नहीं होती है, तो आप अराइल हैलाइड यूज़ नहीं कर सकते, तो अराइल अमाइंस नहीं बनेंगे, है ना, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनेंगे, केवल एलिफैटिक अमाइंस बनते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकता है? क्योंकि अराइल हैलाइड्स पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो SN2 रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है ना। जैसे मानो कि जब हमने सोडियम थैलेट बनाया, तो सोडियम थैलेट बनाने के बाद ये N- है, और इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाना चाहते हो एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये अराइल हैलाइड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये नो रिएक्शन हो जाएगी, एंड देयरफॉर वो एरोमेटिक अमाइंस यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होंगे। तो किस तरह के अमाइंस बनेंगे? सिंपल अमाइंस आप बना सकते हो, जैसे CH3NH2 बना सकते हो। अगर आप CH3Br लोगे तो ये बन जाएगा। इथाइल अमाइन बना सकते हो, प्रोपाइल अमाइन बना सकते हो, ब्यूटाइल अमाइन बना सकते हो। ये सब चीज़ें आप सिंपल अमाइंस यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। साइक्लोपेंटाइल अमाइन ये सब बना सकते हो। 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो। 2 डिग्री अमाइंस नहीं बनेंगे, 3 डिग्री अमाइंस नहीं बनेंगे, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनेंगे। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का मेन पर्पस क्या है? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से हम सिंपल अमाइंस ही केवल बना सकते हैं, वो भी कैसे? प्राइमरी अमाइंस। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है जो कि इस रिएक्शन को लिमिट कर रही है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। डिग्रेडेशन क्यों कह रहे हैं? डिग्रेडेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन के नंबर कम हो जाते हैं। Hoffman developed a method for preparation of primary amines. Again, this method is also applicable only for primary amines. और ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए है। अनलाइक गैब्रियल थैलिमाइड, जहाँ पे अभी हमने देखा कि केवल आप केवल आप एलिफैटिक अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हो, ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं, बट प्राइमरी अमाइंस रहेंगे। ट्रीटिंग एन अमाइड विथ ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख सकते हो कि अमाइड लिया है हमने, 1 डिग्री अमाइड की ही रिएक्शन करवाते हैं। Br2NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे थ्रू रीअरेंजमेंट ये हट जाता है और फिर RNH2 सिंपली बचता है, तो ये 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी अमाइड अगर आप लेते हो, जैसे मानो कि ये अमाइड हमने 1 डिग्री लिया और इस अमाइड की अगर हमने Br2NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, हीटिंग करवा दिया, या फिर NaOBr भी गिवन रह सकता है, तो यहाँ से हम इस कार्बोनिल ग्रुप को हटाएंगे और सिंपली ये 3 कार्बन का अमाइन बन गया, है ना। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आपको बस कंडीशंस थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी कि 1 डिग्री अमाइड को Br2NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं या NaOBr के साथ, तो फिर ये कार्बोनिल ग्रुप हट के और डिग्रेडेशन हो जाती है, डिसेंड हो जाता है। जो कार्बन की सीरीज़ है, पहले जैसे 4 कार्बन था, अब इसमें 3 कार्बन ही बचे हैं। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम, जैसे अगर हम
बेंजामाइड लेते हैं तो बेंजामाइड की रिएक्शन अगर हमने Br2NaOH के साथ करवा दी तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से हट गया और कार्बोनिल ग्रुप हट के ये एनिलीन, तो यहाँ से हम एरोमेटिक अमाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेथड्स हो गए प्रिपरेशंस के। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगेन जैसे बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना रहता है। फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर एंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमाइंस जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, RNH2 है, R2NH है, R3N है। जो 1 डिग्री अमाइन है और 2 डिग्री अमाइन है, इनके पास तो NH बॉन्ड्स हैं, और जब NH बॉन्ड्स हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंगेज्ड हो सकते हैं। लेकिन ये जो 3 डिग्री अमाइन है इसके पास NH बॉन्ड नहीं है एंड देयरफॉर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, ये बात तो क्लियर है। दिस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी अगर कंपेयर करें तो 1 डिग्री में NH बॉन्ड्स ज़्यादा हैं एंड देयरफॉर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो सकती है। Tertiary amines do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for hydrogen bond formation. The order of boiling point of isomeric amines. Boiling point कैसा हो जाएगा फिर? प्राइमरी अमाइन में सबसे ज़्यादा हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एंड देयरफॉर जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो प्राइमरी अमाइन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी देन सेकेंडरी अमाइन देन 3 डिग्री अमाइन। फॉर दिस इज फॉर आइसोमेरिक अमाइंस। ये ध्यान रखना है कि हम आइसोमेरिक अमाइंस में ही कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दिया हुआ है और आप सीधा सीधा कंपेयर कर दो। जब साइज इंक्रीज होते हैं तो डिस्पर्जन फोर्सेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये तीनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लगभग सिमिलर है, तब जाके हम ये कंपैरिजन कर पा रहे हैं। ठीक है, लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर, ऑब्वियसली क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं तो वो सोल्यूबल रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते हैं तो नॉन पोलर पार्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जब बढ़ेगा तो फिर ऐसे केस में सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। हाउएवर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ अमाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। हायर अमाइंस आर एसेंशियली insoluble in water. Alcohols are more polar than amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amine. Alcohols के अंदर जो OH बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होता है, और ज़्यादा पोलर होने की वजह से वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और जब स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स में वो अमाइंस के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। अगेन कब? जबकि सेम या सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट होगा, सेम सिमिलर साइज होंगे, तब हम इस तरह के कंपैरिजन स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। तो केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे पहला है यहाँ पे, दिस इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। अमाइंस के पास बेसिक नेचर कहाँ से आता है? अमाइंस का जो बेसिक नेचर है ये आता है इनके लोन पेयर से। जैसे ये 1 डिग्री अमाइन है तो इसके पास लोन पेयर है जो कि वाटर से H+ एक्सेप्ट कर सकता है, और वाटर से H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा RNH3+ एंड H2O जो था वो OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो OH- यहाँ पे बन रहा है और ये इसको बेसिक बना रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि RNH2 के पास कोई OH का सोर्स है, RNH2 के पास OH का सोर्स नहीं है, ये आर्हेनियस बेस नहीं है। किस तरह का बेस है ये? दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि लोन पेयर की वजह से ये बेसिक होते हैं। अब एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। अमोनिया और इसमें कंपेयर करें 1 डिग्री अमाइंस में तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि R का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो फिर वो ज़्यादा बेसिक भी होते हैं। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है कि एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, द बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस शुड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अगर हम बाकी सब में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर बेसिक नेचर को कंपेयर करने की ट्राई करें तो सीधा सीधा हमें दिखेगा कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे ही यहाँ पे
जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता जाएगा, और ज़्यादा रिएक्टिव होता जाएगा तो फिर ये ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, जो कि ट्रू भी है। गैसियस फेज अगर केवल रहता है तब, है ना, अगर केवल गैसियस फेज है, गैसियस फेज में ये ऑर्डर्स बिल्कुल सही आता है कि जो 3 डिग्री अमाइंस है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं देन 2 डिग्री अमाइंस, देन 1 डिग्री अमाइन, देन अमोनिया। बेसिसिटी इधर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि हम बेसिक नेचर गैसियस फेज में ज़्यादा देखते नहीं हैं। बेसिक नेचर जब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन वाटर का रहता है, सॉल्वेंट वहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है। इन द एक्वस फेज द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम cations get stabilized not only by electron releasing effect। अब जब वाटर प्रेजेंट है तो केवल वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेशन भी होती है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो कटायंस हैं, जो रेस्पेक्टिव कटायंस होते हैं, वो वाटर के साथ भी सॉल्वेशन करते हैं। और अब आप सिंपली सोचो, जैसे अगर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री के कटायंस बनाएं, ये हमने 1 डिग्री का कटायन बनाया है और एक हम 2 डिग्री का भी कटायन बना लेते हैं। इन दोनों कटायंस में से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर सकता है? ये जो कटायन है ये ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा वाटर के थ्रू सॉल्वेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा। ये 3 हाइड्रोजन है इसके पास। ये 1 डिग्री का जो कटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो फिर इसका जो बेस होगा वो लेस बेसिक, इसका जो बेस होगा वो मोर बेसिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लेस एसिडिक हो गया ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से, तो वो मोर बेसिक हो जाएगा। तो इधर से जो सॉल्वेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट आंसर कर रहा है। जैसे अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचो तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हमें बता रहा था कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन सॉल्वेशन बता रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा H2O इसको सराउंड कर रहा है। तो ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसल आउट, मतलब एक दूसरे को compete करते हैं। और जब इस तरह की कंपटीशन होती है तो फिर हम क्लियरली आंसर नहीं कर सकते विदाउट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स जब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है तो ये देखते हैं कि ये जो 2 डिग्री अमाइन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक निकल कर आता है। वाटर के अंदर जो 2 डिग्री एलिफैटिक अमाइन Me2NH है ये सबसे ज़्यादा बेसिक रहता है, और अमोनिया सबसे कम बेसिक होता है। ये 2 चीज़ें हमें तो ध्यान रखनी है कि 2 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा। बाकी 1 डिग्री और 3 डिग्री में थोड़ा ऑर्डर चेंज हो सकता है। यहाँ पे तो 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक है। जब मिथाइल ले रहे हैं तो फिर ऐसा है। इथाइल अमाइंस में भी जो 2 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, लेकिन इसमें थोड़ा 3 डिग्री और 1 डिग्री में ऑर्डर ऑपोजिट है। ET3N ज़्यादा बेसिक है देन ETNH2, और अमोनिया सबसे कम बेसिक है। तो ये 2 चीज़ें तो दोनों जगह ट्रू हैं कि 2 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है और अमोनिया सबसे कम बेसिक होता है, और बाकी चीज़ें थोड़ी याद रखने पड़ेंगी आपको। देयर इज़ अ सटल इंटरप्ले ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी है, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। तो इतने सारे फैक्टर्स वो भी compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर ऐसे केस में थ्योरी सिंपल बता नहीं पाएगी, है ना, कोई क्वांटिटेटिव स्टडी हम नहीं कर रहे कि कौन कितना इफेक्ट कर रहा है। तो फिर ऐसे केस में ये बताना डिफ़िकल्ट है कि कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा कौन सा कम बेसिक होगा। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने बताया कि जो 2 डिग्री अमाइंस रहते हैं वो ज़्यादा बेसिक निकल कर आते हैं, और जो अमोनिया है वो सबसे कम बेसिक होता है। 1 डिग्री 3 डिग्री के साथ आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन अमाइन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अब एरोमेटिक अमाइन की और इसकी बात करो, यहाँ पे तो R का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से इस बेंजीन के साथ डीलोकलाइज हो रहा है। अभी हमने बताया कि अमाइंस जो हैं उनकी बेसिसिटी कहाँ से आ रही है, लोन पेयर से आ रही है। तो आपको लोन पेयर को देखना है कि लोन पेयर को क्या हो रहा है। लोन पेयर की यहाँ पे लोन पेयर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो जब हम बेसिक नेचर की बात करेंगे तो जो एलिफैटिक अमाइंस हैं दे आर मोर बेसिक दैन एरोमेटिक अमाइंस, ये तो सिंपल रहेगा। अब अगर केवल एरोमेटिक अमाइंस में कंपैरिजन देखो तो फिर आपको वही सब रूल देखना पड़ेगा। आपको जब लोन पेयर देख रहे हैं, जैसे CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, अब CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है,
अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो लोन पेयर को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जब लोन पेयर की एनर्जी बढ़ेगी तो फिर ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अगर हम इधर बेसिसिटी की बात करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो फिर ये बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा या बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे NO2 को देखो, तो ये लोन पेयर को स्टेबलाइज कर देगा विड्रॉ करके, एंड देयरफॉर ये बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। तो ये हमें जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा था बिल्कुल उल्टा था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स रहते थे तो फिर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वहाँ पे रहता था तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता था और बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे ये बढ़ा रहा है। तो ये यहाँ पे सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं आगे, एल्काइलेशंस। तो एल्काइलेशन अभी बताया था कि कैसे हम देखते हैं, जैसे कि अमाइंस प्रिपेयर करने के लिए हमने देखा था कि NH3 एक्सेस में लेते हैं, है ना, और एक्सेस में लेकर फिर हम एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ये RNH2 बन जाता है। वैसे ही अगर आपको 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो 2 डिग्री अमाइन बनाने के लिए RNH2 को एक्सेस में ले लो, RX ले लिया, और फिर ये यहाँ से R2NH बन जाएगा। तो इस तरह से हम एल्काइलेशन कर सकते हैं, है ना। RNH2 का एल्काइलेशन कर दिया, एल्काइलेशन मतलब एक एल्काइल ग्रुप अमाइन के ऊपर लगा दिया, तो देख सकते हो एक एल्काइल ग्रुप लगाने से ये 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है असाइलेशन। असाइलेशन मतलब असाइल ग्रुप लगाना, है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी एल्काइल ग्रुप लगा रहे थे RNH2 पे, अब हम असाइल ग्रुप लगा रहे हैं, मतलब RNH असाइल होता है C डबल बॉन्ड O R', दिस इज असाइल। तो अगर ये ग्रुप लगा रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, असाइलेशन कहेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस होते हैं, असाइल सब्सटीट्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पे वही सब्सटीट्यूशंस आपको देखने याद अगर आपको है, नहीं तो आप जाके एक बार उस वीडियो को रेफर करो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में, तो आपको वहाँ पे रिएक्टिविटी बताई थी। एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एसिड एनहाइड्राइड होता है, फिर एस्टर होता है, और सबसे कम अमाइड होता है। तो इन तीनों से ही हम, मतलब एसिड क्लोराइड से, एनहाइड्राइड से और एस्टर से, इन तीनों से ही हम अमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम रिएक्शन है, आपको अगर मैकेनिज्म देखना है तो आप एक बार उस वीडियो को जाके रेफर करो। नाइट्रोजन इस पे अटैक करता है, O- बनता है, फिर ये बैक आके Cl यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा, तो इन तीनों से ही एक्चुअली सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे कि MEnHCOR ग्रुप बन गया, है ना। तो ये पहले 1 डिग्री अमाइन था, और इस अमाइन से फाइनली ये क्या बन गया, दिस इज 2 डिग्री अमाइड। और ये जो रिएक्शन है, इसे रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इस रिएक्शन को हम असाइलेशन कह रहे हैं। एसिड क्लोराइड के साथ भी हो सकती है, एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी, और एस्टर्स के साथ भी। यहाँ पे पिरिडीन वगैरह यूज करना पड़ सकता है। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, मैकेनिज्म भी सिंपल है, आप एक बार मैकेनिज्म जाके रेफर करो। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल रिएक्शन, सॉरी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल अमाइंस विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस। अगर हम 1 डिग्री अमाइंस की एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं विथ KOH, है ना, तो ये RNH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये RNC में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज आइसोसाइनाइड। और ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड है, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है फाउल स्मेलिंग। और जब ये फाउल स्मेलिंग है तो फिर यहाँ से रिएक्शन में बहुत ही बदबू आ जाती है। अगर रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन लिया है, देख सकते हो कि रिएक्शन की ये करवा रखी है कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में पता ही ऐसे चलता है कि ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस जनरेट हो जाता है। और ये अगर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस जनरेट हो गया तो हमें ये पता चल जाता है कि ये 1 डिग्री अमाइन है, तो हम इसको एज अ टेस्ट भी यूज़ करते हैं, है ना। इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बाइल अमाइन टेस्ट कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसमें कि हम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NaOH या फिर KOH के साथ। तो ये फाउल स्मेल अगर आ गया, मतलब अगर आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिस्टिंग्विश करना है,
तो फिर आप ये टेस्ट यूज़ कर सकते हो, या 1 डिग्री और 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करना है तो भी ये टेस्ट यूज़ कर सकते हो। 1 डिग्री में फाउल स्मेल आ जाएगा, और वो फाउल स्मेल किसका होता है? वो फाउल स्मेल होता है इस आइसोसाइनाइड का, RNC का। ठीक है ये बात। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO2। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। अब ये जो नाइट्रस एसिड है HNO2, ये होता है एक अनस्टेबल कंपाउंड, और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl यूज़ करते हैं, या फिर H2SO4। तो हम यहाँ पे NaNO2 और HCl यूज़ करते हैं इसे प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर ये HNO2 बनता है, जो कि फर्दर रिएक्शन करके HNO2 आगे जाके NO+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। NO+ इज नाइट्रोसोनियम आयन। तो HNO2 हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। रिएक्शन में आपको NaNO2 HCl देखने को मिलेगा, लेकिन लिखते हैं नाइट्रस एसिड ही, है ना। रिएक्शन में नाइट्रस एसिड ही लिखते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल पूछता है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO+। अब इसके रिएक्शंस देखो। प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। जब हम RNH2 1 डिग्री अमाइन की एलिफैटिक अमाइंस की रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ, या तो सिंपली HNO2 लिख सकते हो, और या फिर NaNO2 + HCl लिख सकते हो। टेम्परेचर हम यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं, लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करवाते हैं, और ये बन जाता है एल्काइल डाइजोनियम। एल्काइल डाइएजोनियम। डाइएजो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो डाइएजो, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, तो हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड है। और ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। अगर ये एलिफैटिक अमाइन से बना है, 1 डिग्री अमाइन जो कि एलिफैटिक है, तो एलिफैटिक अमाइंस वाले सब अनस्टेबल होते हैं, और फिर यहाँ से ये N2 डिपार्ट करके फिर ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस ले रहे हैं RNH2, तो फाइनली ये रिएक्शन करके RN2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फिर N2 निकलेगा वहाँ से, और फिर ये H2O उस पर जुड़ जाएगा, तो ये OH बन जाता है, फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आपको अमाइंस को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, जैसे CH3NH2 है, मिथाइल अमाइन को आप चाहते हो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना, तो फिर आप इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हो, NaNO2 HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्जन फाइनली हो जाएगा। जो मिथाइल अमाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं जब हम एरोमेटिक अमाइंस ले रहे हैं 1 डिग्री, तो एरोमेटिक अमाइंस के साथ सेम टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगेन बन रहा है, एंड दिस इज स्टेबल। स्टेबल कब है? स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हाई टेम्परेचर रहता तो ये भी वैसे ही टूट के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, मतलब फिनॉल बन जाता है यहाँ पे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला जो ये डाइजोनियम है ये स्टेबल होता है, लेकिन एलिफैटिक वाला जो है वो स्टेबल नहीं होता है, वहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लो टेम्परेचर अगर है तो फिर ये स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो अराइल सल्फोनिल क्लोराइड है, इसे हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl which is also known as Hinsberg's reagent, इसे हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहते हैं। C6H5SO2Cl को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, reacts with primary and secondary amines to form sulfonamides। अब देखो जैसे एसिड क्लोराइड है, ये एसिड क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसे हमने कहा कि इसे हम क्या कहते हैं? हिंसबर्ग्स रिएजेंट। और ये रिएक्शन करता है, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और ये फाइनली इस अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो अमाइड है सल्फोनामाइड, इसके पास ये जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक। रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुई? ये सल्फोनामाइड बना, और ये सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट हो गया, है ना, ये एक प्रेसिपिटेट है। लेकिन अगर हम इस प्रेसिपिटेट में NaOH मिला दें, अगर एल्कली मिला दें, NaOH मिला दें, तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये डिसअपियर हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेगा OH- के साथ। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये यहाँ पे N- बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में
क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जब हमने रिएक्शन करवाया 1 डिग्री अमाइन का, 1 डिग्री अमाइन का जब हमने रिएक्शन करवाया हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये बेंजीन सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हुआ। अब इस प्रेसिपिटेट में मतलब सॉलिड जो भी थोड़े थे वो टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में नीचे में कुछ सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे बैठ गया है, ठीक है। इसके बाद जब हमने इसमें NaOH बाहर से मिलाया, जब NaOH इसमें ऐड किया, तो ये जो सॉलिड था, ये सॉलिड यहाँ से गायब हो गया। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि ये कैसा है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। वही जब 2 डिग्री अमाइन लेते तो 2 डिग्री अमाइन के साथ जब रिएक्शन हुई, HCl निकला यहाँ से, तो इसके पास अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा है ना। ये प्रेसिपिटेट तो हो जाता है, यहाँ पे भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें NaOH मिलाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट वहाँ से गायब नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या था, प्रेसिपिटेट जो था वो गायब हो गया, ये सोल्यूबल हो गया प्रेसिपिटेट, लेकिन इधर यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट अभी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये कैसा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन में 1 डिग्री अमाइन जो था वो एल्कली में सोल्यूबल रहता है, और जो 2 डिग्री अमाइन है वो एल्कली में इनसोल्यूबल रहता है, जो इसका सल्फोनामाइड है वो। और 3 डिग्री अमाइंस के साथ क्या है, 3 डिग्री अमाइंस जो हैं वो रिएक्शन ही नहीं करते, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ही नहीं होता। तो आप इसको हिंसबर्ग टेस्ट कह सकते हो, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कैसे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइंस जो थे वो दोनों प्रेसिपिटेट बना रहे थे, और जो प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है वो 3 डिग्री अमाइन हो गया। फिर इसके बाद जो NaOH में सोल्यूबल है जो प्रेसिपिटेट, वो 1 डिग्री अमाइन का है, और नहीं है तो फिर 2 डिग्री अमाइन। However, these days benzene sulfonyl chloride is replaced by para-toluene sulfonyl chloride। तो आजकल हम para-toluene sulfonyl chloride SO2Cl और CH3 ये यूज़ करते हैं, है ना। टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में TSCl भी लिखते हैं, जो कि आपने SN2 रिएक्शंस वगैरह में कहीं देखा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कह रहे हैं तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें, डायरेक्टिंग नेचर, एक्टिवेटिंग नेचर, सच थिंग्स आपके दिमाग में आने चाहिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इस NH2 ग्रुप के लिए कर रहे हैं, एनिलीन के लिए। एनिलीन का जो नाइट्रोजन, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को देता है, और इसकी वजह से ये हाईली एक्टिवेटिंग है या स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। जैसे फिनॉल के केस में था, ये फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर आप इसके लोन पेयर को देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बना रहा है, एंड देयरफॉर ये कैसा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा कहाँ पे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एक तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, और दूसरा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगी। जैसे ये फर्स्ट रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है फिनॉल के जैसा। फिनॉल में भी Br2H2O यूज़ करते हैं, तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, वहाँ पे भी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे भी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर H2O यूज़ कर रहे हैं तो। एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट। फिनॉल के साथ भी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना। देख सकते हो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये NH2 कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब पे लग गया। तीनों पे क्यों लग गया, क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। बेंजीन रिंग को बहुत ही ज़्यादा इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके एक्टिवेट कर दिया। The main problem encountered during electrophilic substitution reactions of aromatic amines is that of their very high reactivity। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन हो रही है। सब्सटीट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, अगर हमें इसको कंट्रोल करना है, एक ही जगह पे अगर हमें ब्रोमिनेशन चाहिए, तो एक ही जगह पे ब्रोमिनेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसको ये जो NH2 ग्रुप लिया है हमने, मैं पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड।
तो देखो जब हमने यहाँ पे NH2 लिया, Br2H2O के साथ तो रिएक्शन नहीं हो रही है, जैसे अल्कोहल के केस में देखा था कि Br2 के साथ CS2 ले लें और लो टेम्परेचर ले लें तो अल्कोहल में, फिनॉल में एक ही जगह पे ब्रोमिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अभी भी तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो एनिलीन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसके लोन पेयर को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम सबसे पहले असाइलेशन करते हैं। असाइलेशन रिएक्शन जो अभी हमने बताया था, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई और ये अमाइड बना दिया, इसको ये NHCOCH3 बना दिया, है ना। इसे एसिटानिलीड कहते हैं। एनालाइड है। अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है एंड देयरफॉर ये इस बेंजीन को बहुत ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा। या ऐसा सोच सकते हो कि ये जो ग्रुप है यहाँ पे, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अब उतना ज़्यादा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं डोनेट कर पा रहा है एंड देयरफॉर अब हम रिएक्शन करवा सकते हैं। अब जब हम इसके साथ ब्रोमिनेशन करवाते हैं, है ना, Br2H2O या फिर Br2 एसिटिक एसिड वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो फिर ये पैरा पोजिशन पे रिएक्शन हो जाएगी। ये NHCOCH3 है, ये पैरा पोजिशन पे ब्रोमिनेशन हो जाता है और फिर इसको हटाने के लिए हम फाइनली हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो फिर ये अमाइड यहाँ से टूट जाएगा और फिर हमें एनिलीन वापस मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है वो इसके लोन पेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सॉल्यूशन क्या है, इसके लोन पेयर को कंट्रोल करने के लिए हमने एसिटानिलीड बनाया, सबसे पहले असाइलेशन करवाया, उसके बाद फिर असाइलेशन करने के बाद फिर हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। फिर पैरा पोजिशन पे हमें अगर मोनो ब्रोमिनेशन करना है तो फिर ये चॉइस है, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब नाइट्रेशन करते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 यूज करते हैं। अब जब HNO3 H2SO4 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अब क्या है कि ये जो ग्रुप है, ये जो रिएजेंट्स हैं यहाँ पे, ये तो खुद है बेसिक और ये सब है एसिडिक। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, NH3+ बन गया और फिर से इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ से गायब हो गया और लोन पेयर अब हट गया तो फिर ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। और यही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जब एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये डीएक्टिवेटिंग भी हो जाता है और मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है और इसकी वजह से हमें मेटा प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहा है, देख सकते हो कि ऑर्थो केवल 2% ही मिलता है, पैरा 51% मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमें मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। मेटा हमें 47% मिल रहा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जो NH2 है, जो एनिलीन है, वो बेसिक है और रिएजेंट्स कैसे हैं, एसिडिक है, तो फिर वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, एनिलीनियम आयन बन जाता है और इस एनिलीनियम आयन जो है दिस इज मेटा डायरेक्टिंग और फिर मेटा पोजीशन पे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अगेन अगर रिएक्शन को आपको कंट्रोल करना है ना, अगर आप चाहते हो कि मोनोनाइट्रेशन करवाएं तो फिर से मोनोनाइट्रेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका यूज़ करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो असाइलेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप मोनोनाइट्रेशन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले असाइलेशन करवाओ, वही एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन के साथ ये NHCOCH3 बन गया। फिर इसके बाद आप अब नाइट्रेशन कर सकते हो, HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ तो अब पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगी एंड फाइनली इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो तो फिर ये यहाँ से टूटेगा और ये पैरा नाइट्रो एनिलीन में, एनिलीन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो सेम सॉल्यूशन जो कि ब्रोमिनेशन में था वही सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नाइट्रेशन में भी देखने को मिलेगा। थर्ड जो रिएक्शन है दिस इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन कराने के लिए हम ओलियम यूज़ करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि सबसे पहले अगेन एसिड बेस रिएक्शन हो गई। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन है, H2SO4 ने H+ दिया इसको, तो ये कैसे रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया।
फिर हमें इसको लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ रहा है, नियरली 200 डिग्री सेल्सियस पे जब हीटिंग करते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है और ये फाइनली सल्फानिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। SO3H इस पोजीशन पे आके जुड़ गया। अब यहाँ अब अगर सोचो तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज एसिडिक और ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेसिक, तो ये H प्लस लूज करता है और ये H प्लस गेन करता है, तो ये NH3 प्लस बन गया और ये SO3 माइनस बन गया। एसिड और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो हम इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, इसे हम ज्विटर आयन कहते हैं, जो कि न्यूट्रल होते हैं लेकिन इंटरनल सॉल्ट के जैसे होते हैं। और दो रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन बचा, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन यहाँ पे नहीं होता है। एनिलीन के साथ ना ही फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और ना ही फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन करना चाहें तो हम AlCl3 यूज़ करते हैं। और इस AlCl3 के साथ क्या होता है? AlCl3 है लिविस एसिड और NH2 है लिविस बेस। ये दोनों सबसे पहले अगेन एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं और फिर से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि इसको स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग बना देता है। और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से फिर ये आगे कोई रिएक्शन नहीं करता। तो ये वही रीज़न है, फिर से स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो गया ये, क्योंकि AlCl3 जो है वो एक लिविस एसिड है। तो ये हमें पता रखना चाहिए कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो असाइलेशन हो, और रीज़न ये रहा आपके पास। डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में पहले हमने देखा। द डाइजोनियम सॉल्ट्स हैव द जनरल फार्मूला RN2 plus X minus, where R stands for an aryl group, X minus can be Cl minus, Br minus, HSO4 minus and BF4 minus। हमने प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के बारे में देखा था, आपको याद हो अगर, रिएक्शन में एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि जब एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2HCl के साथ, टेम्परेचर कितना रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो फिर यहाँ पे ये N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंपाउंड हमने देखा कि स्टेबल होता है स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और स्टेबल क्यों है? दिस इज एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। कैसा रेजोनेंस शो कर रहा है? आप सिंपल स्ट्रक्चर जब N2 प्लस का देखोगे, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस है, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कुछ आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा। है ना, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से N2 को टूटना थोड़ा डिफिकल्ट है। और दूसरी चीज़ कि अगर N2 यहाँ से निकल जाता है तो फिर यहाँ पे फिनाइल कटायन बन जाएगा, जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो ये हमें पता रखना है कि ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल है। Benzene diazonium chloride is a colorless crystalline solid. It is readily soluble in water and is stable in cooled, but reacts with water when warmed. देखेंगे रिएक्शन हम अभी। It decomposes easily in the dry state. और ये दूसरा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट के बारे में बताया, मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम N2 प्लस BF4 माइनस, ये अगर कोई कंपाउंड है वहाँ पे, दिस इज वाटर इनसॉल्युबल, है ना। ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो सोल्यूबल था, और ये कैसा होता है? ये इनसॉल्युबल होता है और रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो था वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, लेकिन फ्लोरोबोरेट जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। इनके केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, है ना, N2 प्लस का डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। तो सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। तो हैलाइड के साथ रिप्लेसमेंट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दे, या Cu2Br2, सब Cu+1 स्टेट पे है, ये ध्यान रखना। कॉपर 1 क्यूप्रस आयन है, तो ये Cl, Br या Cn लगा सकते हैं। N2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी सभी केसेस में। इन तीनों रिएक्शंस को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। जब Cu2Cl2 यूज़ कर रहे हो विथ HCl, तो आप N2 प्लस की जगह पे, मतलब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2 प्लस की जगह पे आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? क्लोरोबेंजीन में
या ब्रोमोबेंजीन में या साइनोबेंजीन में, मतलब बेंजोनाइट्राइल में। और दूसरे रिएजेंट है Cu प्लस HCl, कॉपर पाउडर विथ HCl यूज़ करते हो या कॉपर पाउडर विथ HBr यूज़ करते हो, तो इसे हम गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखना है। सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2 या CuCl विथ HCl यूज़ करते हैं, और गैटरमैन रिएक्शन में Cu विथ HCl यूज़ करते हैं, कॉपर पाउडर यूज़ करते हैं। ठीक है। आयोडाइड आयन से रिप्लेस कर सकते हैं हम, मतलब आयोडीन से, तो उसके लिए हम सिंपली Ki के साथ हीटिंग करते हैं। तो अगर Ki के साथ हीटिंग कर दें तो फिर ये आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोराइड आयन से रिप्लेस करते हैं, तो सबसे पहले हम HbF4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ArN2+ की, तो ये वही बन गया फ्लोरोबोरेट, है ना, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया, जो कि स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। अभी देखा था हमने, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो फिर हमें इसको हीट करना पड़ता है, और जब हीट करते हैं तो फिर ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम स्काइमैन रिएक्शन भी कहते हैं, या बाल स्काइमैन रिएक्शन कहते हैं। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं या फिर इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये N2 की जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। रिडक्शन हो रहा है बेसिकली, और रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है सेम पॉइंट पे। H3PO2 जो है ये ऑक्सीडाइज होके H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो इथेनॉल है ये ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और बेंजीन यहाँ से आपको मिलेगा। अगर आप N2+ की रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 के साथ करवा दो, तो फिर आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। N2+ की जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अभी हमने देखा कि ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन अगर हम इसको वार्म कर दें H2O के साथ, है ना, H2O के साथ अगर हम वार्म कर दें तो फिर ये OH लग जाएगा, फिर वो टूट जाएगा, N2 जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और फिर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय NO2, ये थोड़ा सिमिलर रिएक्शन है जो फ्लोरोबेंजीन के साथ हमने देखा था। सबसे पहले HbF4 के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाते हैं, और फिर NaNO2 और कॉपर के साथ हीटिंग करते हैं। तो NaNO2 कॉपर के साथ हीटिंग करके ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस थे, बहुत सारे रिएक्शन। जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो सिंथेटिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है। आपने देखा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, CN में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे हो जाते हैं। एंड सेकेंड है रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप्स। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये जो N2+ है, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है ना, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, और वीक इलेक्ट्रोफाइल के होने के कारण ये रिएक्ट्स ओनली विथ स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स। अगर आप ES रिएक्शन करवाना चाहते हो तो ES रिएक्शन करवाने के लिए आपको स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स चाहिए, जैसे कि फिनॉल या फिर एनिलीन। तो जब हम फिनॉल और एनिलीन लेते हैं तो ये N2+ इसके पैरा पोजीशन पे, अब हमें पता है कि ये फिनॉल और एनिलीन दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये पैरा पोजीशन पे इस तरह से जुड़ जाता है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाता है। अब आप यहाँ पे देखो तो आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पूरी चेन दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा रेजोनेंस स्टैब्लिश हो गया, और इसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर्ड हो जाते हैं। और ये जो फिनॉल वाला कंपाउंड है ये कैसा होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज डाई होता है। कपड़ों को, फैब्रिक को डाई करने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। तो ये ऑरेंज डाई है। जब फिनॉल से जो प्रोडक्ट बन रहा है, फिनॉल से जो प्रोडक्ट बनता है ये स्लाइटली बेसिक मीडियम में बनता है, और एनिलीन के साथ वैसे ही जो कंपाउंड है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बनता है, तो फिर ये येलो कलर का डाई यहाँ पे हमें मिलता है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन मिलता है। तो आपको कलर याद रखना पड़ेगा। फिनॉल के साथ N2+ जो है वो इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, फिनॉल के ऑरेंज डाई बनता है, और एनिलीन के पैरा पोजीशन पे जुड़ गया तो फिर ये येलो डाई बनता है। इसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ रहा है, कपल कर रहा है, तो डाई एजो कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जो दो नाइट्रोजन है, इन दो नाइट्रोजन ने दो बेंजीन को आपस में जोड़ दिया है, तो डाई एजो कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और अगर कोई डाउट रहता है आपको
तो फिर आप कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो ऑब्वियसली कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।